मैकेनिकल फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? बुनियादी तौर पर हम फोर्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मोशन अलोंग विद रेफरेंस टू फोर्सेस पढ़ा है। आई मस्ट से डायनामिक्स में एक्चुअली पढ़ते क्या है? फोर्स या फोर्सेस। और फोर्स के बारे में किस नतीजे पर पहुंचे हैं हम? पहला काम तो हमने ये किया है कि अगर फोर्सेस हो बैलेंस्ड, क्या हो मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, नेट फोर्स ना हो, तो क्या नहीं होता? सर फिर एक्सेलरेशन नहीं होती। अच्छा तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में रहता है? ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में रहता है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है जी? एनीवन? नो? ओके। सो यू नो क्या हो रहा है, ये तो पहला लॉ हो गया। फिर हमने कहा नहीं, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हो, नेट फोर्स हो, कोई रिजल्टेंट फोर्स हो, तो क्या होता है? तो क्या होता है सर? असल में ना वो नेट फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रहने देती, उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं, क्या क्या कर देती है? यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर देती है? एक्सेलरेटेड मोशन बना देती है। क्या बना देती है? मतलब या तो वेलोसिटी को चेंज कर देती है, मतलब क्या था इसका? मोमेंटम को चेंज कर देती है, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। आई होप आपने इस बात को पढ़ा हुआ है। और यहां से हमने दो फॉर्मूले बनाए थे। क्या जी? एफ नेट इज इक्वल टू क्या? एम इंटू ए, मतलब नेट फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, और एफ नेट इज इक्वल टू क्या? वो डेल्टा पी ओवर टी, कि उसने मोमेंटम को चेंज करना है। क्या यहां तक किसी को परेशानी है? आई बिलीव कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है? द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस में क्या इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस पढ़े हैं कि अगर आप किसी गाड़ी के ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे, या मतलब ऐसी चीज जो मूव कर सकती है, उसके ऊपर अगर अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं, तो वो अनबैलेंस फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट का या उस गाड़ी का यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करती हैं, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी को चेंज करती हैं, उसकी स्टेडी स्पीड को चेंज करती हैं, जिसकी वजह से हम या तो कहते हैं कि मोमेंटम चेंज हो गया है, या फिर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? इस बुनियाद पर आपने सारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़कर और आपने अच्छी खासी एक वर्कशीट सॉल्व की है, जिसमें वो क्या कर रहा था? बैलेंस्ड फोर्सेस का या तो सवाल होता है या अनबैलेंस्ड फोर्सेस का सवाल होता है। मतलब जब वो आपने देखा होगा बहुत सारे सवालों में कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ था, तो हम क्या मतलब निकालते थे इस लफ्ज कांस्टेंट स्पीड का? सर जी फोर्सेस आर, और जब हम कहते थे फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो अल्टीमेटली क्या होता था? ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता था, या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता था, और जनरली हम इसको इक्विलिब्रियम कहते थे। बच्चों इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? और दूसरे नंबर पर जब कोई नेट फोर्स होती थी, जब कोई रिजल्टेंट फोर्स होती थी, जब फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर नहीं होते थे, जब बैलेंस नहीं होता था, तब क्या होता था? तब हम एफ नेट निकालते थे, और उसके अगले पार्ट में वो क्या पूछ लेता था? एक्सेलरेशन पूछ लेता था। इसमें किसको मसला है? या एक्सेलरेशन के बाद चेंज इन वेलोसिटी पूछ लेता होगा, या चेंज इन वेलोसिटी के बाद फाइनल वेलोसिटी पूछ लेता होगा। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स थे ना, कि इनिशियल स्पीड इतनी है तो फाइनल कितनी होगी। ठीक है, बहरहाल यहां। और फिर हमने क्या किया? अल्टीमेटली वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस को इन्वॉल्व करके एक टॉपिक था हमारा फ्री फॉल मोशन वाला, उसको इन एयर भी करा दिया, और मुझे लगता है मैंने मुकम्मल भी कर दिया हुआ है। और उसको मुकम्मल करने के बाद यू नो, ये तो पुराना है, ये तो फ्री फॉल मोशन विदाउट एयर वाला है। किसकी कॉपी है? अच्छा, आगे कुछ की ही नहीं है, इधर किया है। आप में से किस किसने डायनामिक्स वाले नोट्स अपनी कॉपी पे लिखे ही नहीं है? एनीवन प्लीज, आप हाथ खड़ा कीजिए। और जी चलो, अच्छा किया आपने। वैसे पूछे क्यों? वो जो पुराने नोट्स मिले हुए थे उनका सीक्वेंस थोड़ा ऑड है, फिर मैंने आपको थोड़े बेहतर वाले नोट्स दिए हैं। एक काम करूंगा, बेहतर वाले दिए मैं ना, सारे के 4 पेजेस दिए, 4 दिए, उसका अगला टाइप्स ऑफ फोर्सेस वाला नहीं दिया हुआ। ओके जनाब साहब, मैं अगले वाले 4 पेजेस भी आपको, मतलब जो बिल्कुल मेरी तरफ से फाइनलाइज हो चुके हैं, फाइनलाइज होकर एडिट हो चुके हैं, वो मैं आपको पेजेस दे दूंगा। लेकिन आप अगर अपने हाथ से लिखें तो जरा ज्यादा बेहतर बात होती है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवाया है उसके अंदर। मैंने बहुत सारे नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें भी लिखवाई, तो आप उसको भी लाजमी नोट कर लीजिएगा। बहरहाल, अब मैं कहां जाऊं? जब मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, आई थिंक मैं समझता हूं मेरे टॉपिक का अब नाम होगा इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। क्या
क्या जनाब साहब? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हालांकि आपने पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ा हुआ है जी? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में आपने पढ़ा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अब मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं। अभी तक क्या इफेक्ट ऑफ द नेट फोर्स पढ़ा है आपने? ओनली वन, व्हाट? एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा जी? अभी तक दूसरा इफेक्ट आपने, या तीसरा या चौथा इफेक्ट आपने। अब मैं अगले अगले चैप्टर में जाऊंगा, ठीक है? पहले इफेक्ट में आपने कहा एक्सेलरेशन, वहां कौन साहब आ गए? वहां न्यूटन साहब की सारी कहानी सुना दी आपको मैंने। अब मैं आज आपको क्या कहूंगा कि फोर्स की वजह से कुछ मटेरियल्स में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है जी? एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। और वो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है उसके लिए मैं न्यूटन के लॉज नहीं पढ़ाऊंगा। एक और साइंसदान है, उसका नाम है हुक, तो हुक्स लॉ पढ़ाऊंगा जनाब। क्या पढ़ाऊंगा जी? हुक्स लॉ पढ़ाया जाएगा, और उसमें आपको फोर्स का कौन सा वाला इफेक्ट पढ़ाया जाएगा? फोर्स का एक्सेलरेशन वाला नहीं, बल्कि एक्सटेंशन वाला इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद एक और इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, रोटेशन वाला। और फिर रोटेशन के बाद एक और चीज पढ़ाए। तो अभी फोर्स वाला काम थोड़ा हमारा रहता है, इसको आगे कुछ थोड़े से मजीद दिन भी लगेंगे, तब जाकर हमारा ये काम खत्म होगा। आई थिंक इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में नंबर 1 क्या था कि फोर्स कैन प्रोड्यूस क्या? फोर्स या फोर्सेस कैन प्रोड्यूस व्हाट जनाब? एक्सेलरेशन। ये सारा हो चुका है। और इसमें आपने किस हिसाब से एक्सेलरेशन पढ़ा है? इसको कौन सा लॉ कहूं? कहें सर ये आपने ये वाली कहानी पढ़ाई है किस हिसाब से? न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, ठीक है? न्यूटन्स के लॉ पढ़ा है कि लॉज पढ़े हैं? वो तो आपके नोट्स में आपको पता है कि न्यूटन्स लॉज पढ़े हमने। ओके, अब आज मैं क्या पढ़ाने लगा हूं, गौर से मेरी बात सुनिए। आज मैं पढ़ाना चाहता हूं जनाब साहब क्या? दूसरा इफेक्ट जी। क्या? फोर्स या फोर्सेस कैन व्हाट? कैन प्रोड्यूस व्हाट जी? एक्सटेंशन। हेलो जी, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब तो लिखना ही लिखना है, इसके मैं नोट्स नहीं दे रहा। मैंने पिछला जो डायनामिक्स था उसके आपको नोट्स दिए हुए थे, आपने लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स का आपको एक रिसोर्स मिल चुका है वो। लेकिन अब जो लिख रहा हूं इसके मैंने नोट्स नहीं देने, तो ये लाजमी लिखिएगा ये। और यहां मैं कौन सा लॉ पढ़ाऊंगा? हुक्स लॉ पढ़ाऊंगा जी। अच्छा सुने गौर से। हुक्स लॉ। और ये हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट देखिए, दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी इस वक्त। एक मैंने आपको लॉ की स्टेटमेंट देनी है, और एक मैंने आपको ये एक्सटेंशन समझाने की कोशिश करनी है। और फिर मैंने एक्चुअल में आपको क्या समझाना है? कह रहा जी ये फोर्स जब अप्लाई होती है किस चीज के ऊपर, तो ये एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट पैदा होगा। जरा सुनिएगा प्लीज गौर से मेरी बात। अब से पहले तक मेरा मकसद था गाड़ियां पढ़ाना, लाइक या जहाज का सवाल होगा, या जो आपका वो स्विमर स्विम कर रहा था, या रॉकेट लॉन्च हो रहा था, ये गाड़ी ट्रेवल कर रही थी, या पैराशूटिस्ट ने छलांग मार दी थी, ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे ना, है जी। अब क्या कॉन्सेप्ट चलेगा भाई? अब मैंने कोई गाड़ी नहीं पढ़ानी, अब मैं आपको कोई जहाज नहीं पढ़ा रहा, कोई मैं आपको सबमरीन नहीं पढ़ा रहा, कोई मैं आपको ऐसे प्रॉपर मूवमेंट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। अब मैं आपको क्या पढ़ाने लगा हूं? अब मैं आपको एक स्प्रिंग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा जी? एक स्प्रिंग पढ़ाऊंगा कि अगर स्प्रिंग को मैं वर्टिकली हैंग कर दूं, क्या कर दूं? स्प्रिंग को मैं किसी दीवार के साथ हुक लगाकर उसको हैंग कर दूं, और फिर मैं नीचे से उस पर फोर्स लगाऊं, तो फोर्स उसको क्या करेगी? फोर्स उसको क्या करेगी सर जी? फोर्स उसको एक्सटेंड करेगी। क्या करेगी जनाब साहब? अच्छा, अब फोर्स जिसको एक्सटेंड करेगी वो होगा एक्सटेंसिबल मटेरियल। कौन सा मटेरियल? और अगर मैं कहूं जी मैंने स्प्रिंग नहीं लगाया, मैंने रस्सी लटका दी है और कोई लोहे की चेन लटका दी है, क्या लटका दी, उसको जोर लगाऊंगा तो क्या होगा? वो एक्सटेंड नहीं करेगी। तो मैं उसको क्या कहूंगा? रिजिड मटेरियल। क्या? एक होगा रिजिड, एक होगा फ्लेक्सिबल। ये रिजिड क्या होगा? सख्त। कितना सख्त? सर नहीं हिलेगा। हिलेगा मतलब नहीं, एक्सटेंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और एक होगा स्प्रिंग टाइप, बड़ा लूज सा, वो क्या होगा? इलास्टिक मटेरियल। क्या? उसको खींचूंगा तो क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है फोर्स एंड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन किस में पैदा होती है?
किस किस्म के मटेरियल्स में पैदा होती है, एक्सटेंसिबल मटेरियल्स में या फ्लेक्सिबल मटेरियल्स में या इलास्टिक मटेरियल्स में। और इन सब के लिए मैं एग्जांपल क्या देने लगा हूं, मैं इन सब के लिए एग्जांपल आपको क्या दूंगा भाई, आई थिंक एग्जांपल शुड बी व्हाट, अ स्प्रिंग। स्प्रिंग से ज्यादा बेहतर एग्जांपल नहीं होगी, ठीक है जी। अब स्प्रिंग वाली एग्जांपल देने से पहले, बल्कि स्प्रिंग ही एग्जांपल लेंगे हम, स्प्रिंग ही एग्जांपल लेंगे। फोर्स में तो किसी को मसला नहीं है ना, एक्सटेंशन का वर्ड में मसला है, मतलब ये नया वर्ड है। हुक्स लॉ तक मैं बाद में चला जाऊंगा क्या स्टेटमेंट है क्या नहीं। जो नया वर्ड है वो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा वैसे, एक्सटेंड करना। तो मैं एक्सटेंड क्या चीज, क्या होना, टेंशन होना है, टेंशन, टेंशन तो मैंने नहीं पढ़ा है। मतलब एक्सटेंड करने का मतलब क्या है भाई, खींचना। खींचने का तो मतलब है खींचना, खींचना तो था फोर्स लगाना। एक्सटेंड का मतलब क्या है, लेंथ का, यस एग्जैक्टली, क्या होना, लेंथ का ज्यादा हो जाना। क्या होना जी, आई बिलीव एक्सटेंशन मींस इंक्रीज इन व्हाट, increase in length. Yes, that's it. Allah. What is this now? Whatever this is an elastic material. What is this? आपने इस पे फोर्स लगाई है, क्या हो गया? हाँ, यही मेरा आज का टॉपिक है। मैंने फोर्स लगाई, क्या हो गया, लेंथ ज्यादा हो गई है। फोर्स छोड़ दी तो क्या हो गया, लेंथ नॉर्मल हो गई है, ठीक है जी। तो ये, इसको आप क्या समझ लें, इसको इलास्टिक बैंड समझ लें, इसको इलास्टिक मटेरियल समझ लें, इसी को स्प्रिंग समझ लें कि फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, खैर बार जो मैं समझाना चाहता हूं आपने वो देख लिया है। अब इसके जरा नोट्स बनाएंगे, फिर इसका एक फार्मूला बनाएंगे, फिर इस पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक्सटेंशन का वर्ड मैंने समझाना है सबसे पहले। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का बेसिक मतलब है इंक्रीज इन लेंथ। एक्सटेंशन का बेसिक मतलब है क्या, इंक्रीज इन लेंथ। कब जी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन व्हाट, ऑन एन एक्सटेंसिबल या फ्लेक्सिबल या तीसरा क्या था, इलास्टिक मटेरियल। तो जनाब साहब क्या लिखिए, एक्सटेंशन मतलब क्या है, इट मींस इंक्रीज इन लेंथ व्हेन क्या, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, increase in length when a force is applied on क्या, on an elastic या flexible या extendable, extension extensible, extensible होगा कि extendable होगा, extendable है जी, extendable what material, एलो जी। तो क्या बात हो रही है, हमारे टॉपिक का नाम था फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सटेंशन, और मैंने एक्सटेंशन को हाईलाइट करके क्या लिख दिया कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मींस कि क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। क्या चीज एक्सटेंड हो जाएगी, लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सटेंशन का मीनिंग मैंने क्या निकाल दिया, मैंने कहा इसका मीनिंग है एक्सटेंशन मींस क्या, इंक्रीज इन लेंथ। और ये इंक्रीज इन लेंथ होगी कब, जब क्या होगा, व्हेन अ फोर्स विल बी अप्लाइड। अच्छा, अब ये फोर्स किस पे अप्लाई करनी है हमने, अगर मैं गाड़ी पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या गाड़ी एक्सटेंड होगी, नहीं, वो तो गाड़ी तो चलेगी। तो मैं गाड़ी की बात नहीं पढ़ा रहा अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन क्या, सर जी ऑन एन इलास्टिक या फ्लेक्सिबल या एक्सटेंसिबल मटेरियल सच एज क्या, सच एज स्प्रिंग। जनाब साहब क्या जनाब, सच एज अ स्प्रिंग, सच एज अ स्प्रिंग। एलो जी। तो क्या टॉपिक डेवलप हो रहा है कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने फोर्स अप्लाई की किस पर, स्प्रिंग पर, तो क्या होगा सर, उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस है भाई, है जी पुत्र, नहीं। हुक्स लॉ अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूं कि एक्सटेंशन किसकी होगी, जो एक्सटेंसिबल होंगे। अब अगर मैं कहूं जी मैंने ना इस इस पेन के अंदर एक्सटेंशन पैदा करनी है, क्या करना है, नहीं हो रहा तो नहीं अप्लाई करूंगा। हाँ, वापस नहीं आते, वो मेरा टॉपिक है।
वो वापस नहीं आएंगे, परमानेंट डिफॉर्म होंगे या टेम्पररी डिफॉर्म, इस तक मैं जाऊंगा, इस तक मैं जरूर जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिल्कुल चैप्टर का आगाज कर रहा हूं, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल होते ही नहीं, जो बिल्कुल एक्सटेंड ही नहीं होते। मेरा भी वो टॉपिक, मेरा टॉपिक इनके साथ है जो एक्सटेंड होते हैं। कौन एक्सटेंड होता है आपको पता है? स्प्रिंग तो एक्सटेंड होता ही होता है। स्प्रिंग वो एक इलास्टिक बैंड होता है इस तरह का, ये भी क्या होता है, ये भी एक्सटेंड होता ही होता है। अच्छा वैसे एक बात है, जो उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा सर क्या पूरी जिंदगी एक्सटेंड होता रहेगा? आप फोर्स लगाएं, एक्सटेंड और लगाएं और 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 एक्सटेंड, एक वक्त आता है या तो टूट जाता है, नहीं टूटने से पहले एक और काम भी होता है। जरा मुझे स्प्रिंग बताएं, स्प्रिंग दिखाएं जी, स्प्रिंग 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 स्प्रिंग। एक सेकंड बेटा, मिल गया, हेलो जी, मिल गया जी भाई। आई गॉट दिस स्प्रिंग, यू नो, वो पेन का किसी ने निकाल के वहां रखा हुआ है, ठीक है जी, छोटा सा है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं मतलब पूरा हो जाएगा। इस स्प्रिंग को अगर मैं खींचूं तो आई होप जो मेरे करीब बैठे हैं दे कैन सी कि स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। अब छोड़ूं तो क्या हो गया, वापस आ गया। मैं थोड़ा सा और जोर से खींचूंगा, भाई बताना क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। अब छोड़ दिए तो, अच्छा अब एक काम करता हूँ, अरे भाई ये लो, अब क्या हो गया, अब मैंने इतना खींच दिया है, इतना खींच दिया कि वापस नहीं आ सकता। तो अब क्या हो गया ये, सर जी अब तो ये कोई परमानेंट डिफॉर्म हो गया, क्या हो गया? तो ये भी पढ़ाऊंगा मैं क्या, अगर इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई तो इस कहानी को क्या कहते हैं। और पहले जब थोड़ा थोड़ा खींचता था, थोड़ा थोड़ा खींचता था, छोड़ता था, वापस आ जाता था, फिर थोड़ा ज्यादा खींचता था तो ज्यादा खींचता था, मतलब ज्यादा फोर्स लगाता था तो ज्यादा एक्सटेंड होता था, फिर छोड़ता था तो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, मैंने इतनी फोर्स लगा दी, वो इतना ज्यादा खिंच गया कि अब फोर्स छोड़ी वापस नहीं आया। हाँ एक बात है, जब तक खिंच रहा था और फोर्स छोड़ने से वापस आ रहा था तब तक उसको कहते हैं इलास्टिक था, क्या था? और जब अब क्या हो गया, अब ये इलास्टिक नहीं है, अब मैं फोर्स लगाता हूं और खींच सकता हूं और भी खींच सकता हूं, लेकिन क्या हो रहा है, वो वापस नहीं आता, तो पता क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। क्या हो गया, पहले क्या था, इलास्टिक, अब क्या है, प्लास्टिक। हाँ प्लास्टिक के बाद एक वक्त आएगा क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा फिर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के साथ पहले कौन सा बिहेवियर है स्प्रिंग का, इलास्टिक बिहेवियर, फिर कौन सा बिहेवियर है, प्लास्टिक बिहेवियर, फिर क्या है, ब्रेक होने वाला बिहेवियर। ठीक है जी, किसको मसला इस बात से? तो मुझे आपको क्या समझाना है कि जनाब साहब क्या होता है जब आप फोर्स लगाते हैं किसी इलास्टिक या फ्लेक्सिबल या एक्सटेंडेबल मटेरियल पर, तो क्या होता है, बेसिकली इनिशियली उसके अंदर एक्सटेंशन होती है, मतलब उसकी लेंथ में इजाफा होता है। और अगर आप फोर्स छोड़ दें और वो वापस आ जाए तो उसको इलास्टिक ही कहते हैं, लेकिन अगर आप फोर्स को छोड़ दें और वापस ना आए तो उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। खैर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे यहां पर आपको क्या लिखवाना है, इंक्रीज इन लेंथ आएगी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड होगा ऑन क्या, ऑन फ्लेक्सिबल या एक्सटेंडेबल मटेरियल। इलास्टिक नहीं लिखना चाहिए अभी, क्यों? क्योंकि इलास्टिक की तो अपनी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। क्या क्या, इलास्टिक का वर्ड प्लास्टिक के साथ है, इलास्टिक कहते हैं वापस आ जाएगा, प्लास्टिक कहते हैं। तो अभी मुझे इलास्टिक नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ठीक है, एक्सटेंडेबल भी ठीक है। इलास्टिक की टर्म कब इंट्रोड्यूस करूंगा, जब मैं ये समझाने लगूं कि फोर्स को छोड़ने से, फोर्स को खत्म करने से ऑब्जेक्ट आ गया वापस। जैसे इसको देखिए ना, इसको क्या किया, फोर्स लगाई, छोड़ा, वापस आ गया, और फोर्स लगाई और ज्यादा एक्सटेंड हुआ, छोड़ा, वापस आ गया। लेकिन इसमें भी एक वक्त होगा, क्या करूं मैं, इसको भी एक, अगर इतनी ज्यादा फोर्स लगा दूं कि क्या होगा, इसके अंदर ना कोई परमानेंट हो ही नहीं, स्प्रिंग क्यों नहीं हो रही, स्प्रिंग नहीं है, क्या नहीं है ये स्प्रिंग नहीं है, क्या ये? कुछ मटेरियल्स होते हैं क्या करते हैं, सीधा सीधा वो हुक्स लॉ को ओबे करते 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 टूट गया भाई, नहीं भाई, अल्लाह होता, टूटेंगे तो सही भाई, वो तो डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर, सॉरी ब्रदर पता नहीं ये था क्या वैसे, अच्छा चलो, डिटॉल का उधर क्या कर रहा था ये, अच्छा हाँ कहीं ना कहीं डिटॉल की सैनिटाइजर की बोतल पे कुछ लगा हुआ था, ठीक है जी। क्या बात समझाई जा रही है आपको, जरा प्लीज गौर से सुनिए। मैं इस वक्त जो सेंटेंस लिखा है उसमें से कौन सा वर्ड उड़ाना चाह रहा हूं, इलास्टिक वाला। क्यों भाई? क्योंकि इसके लिए मैं
कहां पे इलास्टिक वाला वर्ड फिट करूंगा? इलास्टिक और प्लास्टिक वाली बात जब समझाऊंगा तब मैं आपको इलास्टिक वाला वर्ड समझाऊंगा। अभी आप यहां से इलास्टिक वाला वर्ड क्या बोलें? फ्लेक्सिबल बोलें या एक्सटेंडेबल बोलें? फ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या है? दिस इज समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल एंड दिस इज नॉट जस्ट फ्लेक्सिबल, व्हाट इज इट? इट इज एक्सटेंडेबल एज वेल। या इसको कहते हैं नॉन रिजिड। क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड मतलब जो रिजिड नहीं होता। ये रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है मुंह नहीं, सख्त होता ही होता है, वो एक्सटेंड नहीं होता। और जो नॉन रिजिड होता है वो क्या होता है? वो एक्सटेंड होता है। तो आई थिंक ये जो फ्लेक्सिबल या एक्सटेंडेबल है, इलास्टिक वाले वर्ड को किससे रिप्लेस करें? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल या एक्सटेंसिबल मटेरियल पर आप क्या करेंगे? अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा सर जी? वो एक्सटेंड होगा। क्या होगा जी? एक्सटेंड मतलब उसकी लेंथ में इजाफा होगा। और उसकी लेंथ में जब इजाफा होगा, अब लेंथ में कितना इजाफा होगा उस इजाफे को कहेंगे क्या? एक्सटेंशन। ये लेंथ में इजाफा डिपेंड किस पे करेगा? फोर्स पर। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी। तो ये जो एक चीज के ज्यादा होने से, इधर ध्यान दीजिए, अगर एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज भी ज्यादा हो रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जुमला जब मैं लिखूंगा ना, तो उस जुमले को क्या कहूंगा? हुक्स लॉ। क्या कहूंगा जनाब साहब? किसी को मसला इस बात से? आई बिलीव मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आज आपको फोर्स का दूसरा इफेक्ट समझा रहा हूं। फोर्स का पहला इफेक्ट एक्सेलरेशन से रिलेटेड था, जो कि फ्री ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, जो मूव कर सकता है, मतलब मूव इन द सेंस पूरी रोड पे मूव कर सकता था। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं फोर्स का दूसरा इफेक्ट, दैट इज एक्सटेंशन। ये मैं किस पे लगा रहा हूं? ये मैं ऐसे ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रहा जो गाड़ी की तरह मूव करेगा। ये किस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं? एक नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल या एक्सटेंडेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। और उसको मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं फोर्स लगाकर उसको एक्सटेंड करना चाहता हूं या उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मतलब उसकी लेंथ में इजाफा करना चाहता हूं। और जो लेंथ का इजाफा है, जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा उसमें उसकी लेंथ में क्या होगा? इजाफा होगा। एंड आई थिंक दिस विल बी नोन एज क्या? दिस स्टेटमेंट विल बी नोन एज हुक्स लॉ। तो एक काम करते हैं, यहां से अगली बात पे जाते हैं जी। अगली बात क्या है जनाब साहब? आई बिलीव एक्सटेंशन का तो ये सीन आ गया, और होता क्या है, होना क्या चाहिए था? मुझे यहां क्या लिखना चाहिए था? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन क्या? ऑन अ नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल या एक्सटेंडेबल मटेरियल सच एज अ स्प्रिंग, व्हाट विल हैपन? द लेंथ विल इंक्रीज। इसी जुमले को मैं उल्टा कर भी लिख सकता हूं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन क्या? ऑन एन एक्सटेंडेबल, फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट सच एज द स्प्रिंग, व्हाट विल हैपन? इट्स लेंथ विल। तो लिखें जरा, दोबारा लिखें, जुमला चेंज कर लेंगे। चेंज नहीं होगा, वो एक्टिव पैसिव या जो भी अंग्रेजी होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, लिखें जी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन क्या? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन extendable, flexible या non-rigid material such as a spring. When a force is applied on an extendable, flexible or non-rigid material such as a spring, its length what? Its length increases. और इधर इंक्रीजेस का मतलब क्या होगा? इट्स लेंथ एक्सटेंड्स। इट्स लेंथ क्या होती है? इट्स लेंथ एक्सटेंड्स, जिसका मतलब क्या होगा कि लेंथ इंक्रीजेस। तो लो जी, एक्सटेंड करने का मतलब ही क्या है? आप उसका मतलब ही क्या निकालें? एक्सटेंड मींस लेंथ का ज्यादा हो जाना, एक्सटेंशन मींस लेंथ में इजाफा हो जाना, इंक्रीज इन लेंथ हो जाना। चल बहरहाल बहुत सिंपल सी बात है यार, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर आप में से कोई सवाल है तो जी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। मैं ऐसे इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जिधर हूँ मैं उधर ही रहूंगा, ठीक है जी। वो उस तरफ बहुत आगे निकल जाऊंगा मैं डेंसिटी और वॉल्यूम और इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा। मैं सिंपल, बड़ा सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऑर्डिनरी करके पढ़ाना चाहता हूँ कि फोर्स लगाओ किस पर? फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होगा?
लेंथ एक्सटेंड होगी, तो किसी को रॉकेट साइंस इस बात से, लेंथ में इजाफा होगा। अच्छा, हुक्स लॉ क्या कहता है? अब आ जाओ जी हुक्स लॉ की तरफ। हुक्स लॉ ये कहता है कि सर जी जितनी फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा, उतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। वो कहते हैं साहब द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी, इट स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ के साथ लिखें, इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड in the what? In the spring. Hooke's law states that the extension produced in the spring is what? Is directly proportional to what? Is directly proportional to the, क्या जाना था? Force applied. It states that the extension produced in the spring, it states that the extension produced in the spring is directly proportional to the force applied, but क्या, एक इधर मसला भी है, but within the elastic limit, but within the elastic limit. हेलो जी, सब्र कर लें सब थोड़ा सा बेशक। The extension produced in the spring is directly proportional to क्या जनाब साहब? Is directly proportional to the what? The force applied, but क्या? But within the elastic limit. अच्छा, तो यहां पर क्या क्या टर्म्स आ गई हमारे पास? एक लफ्ज आ गया एक्सटेंशन वाला, जो एक्सटेंशन है वो, और फिर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, और क्या टू द क्या, टू द फोर्स वाला, बट क्या, बट विद इन द इलास्टिक लिमिट को मैं बाद में समझा लूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट, मैंने इन टर्म्स को थोड़ा सा वक्त देना है, मैं इनको समझाऊंगा अभी। लेकिन हाँ एक बात समझ आ गई हमें, क्या समझ आ गया कि सर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वो फोर्स अप्लाइड की क्या होगी, कॉमन सेंस है यार, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओ उतनी ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस, फोर्स कम करो एक्सटेंशन कम, फोर्स ज्यादा करो एक्सटेंशन ज्यादा। रॉकेट साइंस है इसमें कोई नहीं? ओके, तो अब करूं क्या, करना कुछ यह है, करना कुछ यह है, ऑलमोस्ट कोई दो कॉलम्स पैदा हो गए होंगे, एक इस तरफ का कॉलम पैदा हो गया होगा, इस तरफ का कॉलम पैदा हो गया होगा। अगर आप इन्हीं दो कॉलम्स को आगे एक्सटेंड करेंगे, इधर मैं ड्राइंग बना देता हूं, उधर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, किसको मसला इस बात से? अगर मैं यहाँ क्या करूं, इधर अगर एक ड्राइंग बना लूं और वहां क्या करूं, वहां एक फॉर्मूला लिख दूं, तो बात हमारे नोट्स आगे की तरफ बिल्ड अप होते जाएंगे। क्या करें जनाब साहब, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। गौर से सुने जरा गौर से, कि फोर्स किस पे अप्लाई करनी है, फोर्स किस पे अप्लाई करनी है, स्प्रिंग के ऊपर। किसके ऊपर? क्योंकि मैं एक्सटेंडेबल मटेरियल या फ्लेक्सिबल मटेरियल की कौन सी एग्जांपल ले रहा हूं, बार बार लिखा है सच एज अ स्प्रिंग, सच इधर भी लिखा है सच एज अ स्प्रिंग, उधर भी लिखा है ऑन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग, तो क्या करूं, स्प्रिंग ही ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं स्प्रिंग ड्रॉ कर लूं तो क्या होगा, आप इन्हीं दो कॉलम्स में आगे रहेंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा जी, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, और यहां से मैं क्या करूंगा, कोई फार्मूला डेवलप करूंगा। जरा देखिएगा कैसे नोट्स आगे डेवलप होंगे। एक तरफ क्या करें, डायग्राम बनाएं जी, मैं कहता हूं ये क्या है, कोई छत है जी, सीलिंग है, ये ऊपर का ये स्टैंड का ऊपर का कुछ वो है, इसके साथ क्या किया मैंने, इसके साथ मैंने स्प्रिंग लटकाया हुआ एक, क्या लटका दिया भाई, एक स्प्रिंग मैंने लटकाया हुआ है, जिसके इनिशियली आपको कॉइल्स क्या फील हो रहे हैं, आपको साथ साथ जुड़े जुड़े फील हो रहे हैं। अच्छा, इफ आई टेल यू कि इसकी क्या, इसका क्या सीन है, सर जी ये जो है ना इसकी एक, यहां तक इसकी ओरिजिनल लेंथ है,
और इस ओरिजिनल लेंथ को अगर मैं कहूं जी क्या सिंबल दिया जाए, इसको अगर सिंबल आप दे दें LO, ओरिजिनल लेंथ LO कहते हैं, O फॉर ओरिजिनल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इसके साथ क्या किया, क्या करूं जी, फोर्स लगाऊं। फोर्स कैसे लगाऊं, या तो पकड़ के खींच लेता हूं, लेकिन अगर पकड़ के खींचूंगा तो मुझे समझ नहीं लगेगा फोर्स लगाई कितनी है। एक काम करूं, एक नॉन मास हैंग कर देता हूं इसका, क्या कर देता हूं, नॉन मास मतलब जिसकी मास की वैल्यू मुझे पता होगी। अगर मुझे उसकी मास की वैल्यू पता होगी तो मैं उसको G से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा, वेट भी निकाल लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा इसके ऊपर मैंने नीचे वेट कितना लगाया है। एक काम करते हैं, अगर ये ड्राइंग थी, अब अगर मैंने क्या कर दिया, अगर इसके साथ मैंने आप बेशक दोबारा ड्राइंग बनाना चाहते हो दोबारा बना लीजिएगा, बल्कि दोबारा ही बनाते हैं। ये एक स्प्रिंग था, वर्टिकली हैंग हुआ हुआ है, क्या करें जनाब, सर जी इसके साथ ना वेट हैंग कर दें। क्या हैंग कर दें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5, बहुत नीचे चला गया। हेलो जी, सुने बच्चों, अब क्या हो गया, पहले वो एक काम करना आपने, पहले जस्ट स्प्रिंग लटकाना है, पहले सिर्फ क्या लटकाना है जी, एक स्प्रिंग लटका दिया, उसकी लेंथ कितनी हो गई, ओरिजिनल लेंथ हो गई। अब मैंने उस स्प्रिंग के साथ क्या कर दिया, अब स्प्रिंग के साथ क्या कर दिया भाई बताओ, एक वेट या एक लोड अटैच कर दिया है। क्या कर दिया, या एक मास अटैच कर दिया है, या एक वेट हैंग कर दिया है, या लोड हैंग कर दिया है। तीनों अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। उन तीनों अल्फाज को क्या क्या बोलेंगे, सर वो पेज दिखाइए वर्कशीट वाला कि उसने क्या वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, दे दे मुझे लाके प्लीज कि हमने क्या किया, कैसे डेस्क पड़ा हुआ है, ठीक है यहां बना देता हूं भाई। पहले मैंने इनिशियली ऐसे बनाया हुआ है, फिर मैंने कैसे बनाया है, फिर मैंने जब उसका वेट हैंग किया, तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है। इस लेंथ को मैंने क्या बोला है, ओरिजिनल लेंथ। इस लेंथ को क्या बोला है, किसी को प्रॉब्लम है भाई इस बात से कि अगर मैं कहूं जी यहां से लेकर यहां तक, this is the original length, what, LO, and what about this one ji, is this the original length, no sir, it is the what, it is the extended length। उसको क्या बोलूं, LE। और ये लेंथ एक्सटेंड क्यों हो गई है, बिकॉज आपने इसके साथ क्या हैंग कर दिया है, एक वेट, वैसे तो एक मास अटैच किया है, लेकिन वो मास जब अटैच किया तो नीचे की तरफ क्या आ गया, उस मास को ग्रेविटी ने नीचे खींचना स्टार्ट कर दिया। उसको क्या कहते हैं, वेट इज अ फोर्स, वेट कहते हैं। तो वेट हैंग कर दिया जी। वैसे वेट ड्रॉ कैसे करूं, सेंटर से किधर, एक एरो बना दी गया सेंटर से नीचे, कॉल इट W, कॉल इट क्या, कॉल इट W, कॉल इट W। सेंटर से नीचे एक एरो लगाइए, एरो को क्या बोलिए, W मतलब वेट, वेट इज इक्वल टू mg। वैसे एक बात बताएं, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये एक्सटेंडेड लेंथ है, सेम है कि डिफरेंट है, जितना डिफरेंस है उसको कहते हैं क्या है, एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप साहब, तो ये तो आपने वेट अटैच किया है, यहां साइड पे काम कीजिए, यहां लिखिए एक्सटेंशन किसके बराबर होगी, एक्सटेंशन विल बी इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ
माइनस क्या, माइनस ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ का सिंबल है एल ई, ओरिजिनल का सिंबल है एल ओ। वैसे एक्सटेंशन का सिंबल क्या होना चाहिए, ई। क्या, ई। फाइनल, एक और काम भी तो हो सकता है यार, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ नहीं हो सकता, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ नहीं हो सकता, कुछ भी, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, या न्यू लेंथ माइनस प्रीवियस लेंथ, या फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, जो भी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया एक्सटेंशन। अभी जो एक्सटेंशन का सीन है ना, इस एक्सटेंशन का इसके साथ क्या है जी, वेट के साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों है, बिकॉज हुक्स लॉ ने कहा है, क्या कहा है हुक्स लॉ ने, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग and the force applied on the spring are what? They are directly proportional to each other. And if they are directly proportional to each other, तो please tell me क्या फॉर्मूला डेवलप होना चाहिए, क्या फॉर्मूला डेवलप होना चाहिए। देखिए जनाब साहब, आपको मैंने कहा था ना, एक तरफ डायग्राम मिलेगी, एक तरफ क्या आएगा, एक तरफ फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला बताएं क्या बनता है, कि जो फोर्स अप्लाइड है और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है वो आपस में क्या है, ऐसे लिख सकता हूं भाई, है जी, फोर्स अप्लाइड और एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आपस में क्या है, लिख सकता हूं क्या नहीं, इसको मसला इस बात से। अच्छा, फोर्स अप्लाइड का सिंबल क्या है, एफ प्रोपोर्शनल, ये एक्सटेंशन के लिए ई। अब क्या करूं, प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करते हैं वैसे, इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक कांस्टेंट अपेयर होता है, यहां वो कांस्टेंट होगा स्मॉल के इंटू ई। वैसे तो आप कांस्टेंट्स को 1 कर देते थे, क्या कर देते थे, वैसे तो कांस्टेंट, लेकिन यहां कांस्टेंट के की वैल्यू के ही रहेगी, यहां कांस्टेंट के जो है वो, उसका एक नाम रखेंगे हम, इट्स नॉट 1। व्हाट इज दिस, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज क्या, सुनिएगा जरा गौर से, दिस constant of proportionality is known as what जनाब साहब, this constant of proportionality is known as क्या, Springs constant। क्या बोलते हैं उसको हम, क्योंकि हमने स्प्रिंग के केस में हुक्स लॉ अप्लाई किया है, और जब स्प्रिंग के केस में हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट का नाम ही क्या रख दे, कांस्टेंट का नाम ही क्या रख दे, स्प्रिंग्स कांस्टेंट। इट इज नोन एज क्या, इज नोन एज स्प्रिंग्स कांस्टेंट, एलो जी, इज नोन एज स्प्रिंग्स कांस्टेंट। अब मेरा आपसे एक सवाल है भाई, सवाल ये है, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं, ये जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ये एक नया फॉर्मूला नहीं आ गया है, आपने फोर्स का असल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एम ए, फिर क्या पढ़ा था, डेल्टा पी ओवर टी, और जब आपने फोर्स को वेट बोला तो वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एम जी। अब आपने फोर्स का एक नया फॉर्मूला पढ़ दिया, क्या, के ई। फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले हुए वैसे, एक फॉर्मूला क्या था, एम ए, एक फॉर्मूला क्या था, एम जी, फिर एक फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी ओवर टी, और अब एक और फॉर्मूला क्या आ गया, के इंटू। लेकिन एक बात है वैसे, एम इंटू ए किधर अप्लाई होता है, हर जगह, किधर, एम इंटू जी किधर अप्लाई होता है, सिर्फ वेट के केस में, जब नीचे वाला वेट निकालना हो। और ये के इंटू ई, क्या ये भी हर जगह अप्लाई होगा, नहीं, सिर्फ किधर होगा, स्प्रिंग्स में, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग्स में। कि जब आपने स्प्रिंग के साथ क्या किया होगा, वेट अटैच किया होगा, वेट हैंग किया होगा, और स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस किया होगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस की होगी, और उस एक्सटेंशन का और जो फोर्स अप्लाई की थी उसका आपस में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन कैसा होगा, फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सटेंशन ज्यादा होगी, फोर्स कम होगी तो एक्सटेंशन कम होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी लिखी, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, इक्वालिटी में कन्वर्ट करके कांस्टेंट आया। वैसे तो कांस्टेंट्स को हम 1 करके उड़ा देते थे, ये ऐसा कांस्टेंट है कि इसको हमें नहीं उड़ाना। इसको अगर हमने नहीं उड़ाना तो यू नो व्हाट, इसका फिर कुछ नाम रखना चाहिए, इसको बल्कि सब्जेक्ट बना देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, अगर नई चीज है
तो उसको डिफाइन करना चाहिए ना। यू रिमेंबर ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी वाला ओम्स लॉ याद है? वहां क्या था, V और I, जो वोल्टा था, वोल्टेज डेवलप्ड या वोल्टेज पता नहीं क्या ड्रॉप्ड, और करंट आपस में क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, थे कि नहीं थे? वहां भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ था, एक कांस्टेंट आया था, क्या नाम था उस कांस्टेंट का, R, क्या था? तो R को सब्जेक्ट नहीं बनाया था हमने, वहां कहा था ना, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाटएवर, के F इज प्रोपोर्शनल टू E। फिर एक लॉ जो ओम्स लॉ था, हालांकि वो डायनेमिक्स का नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब क्या बात होगी, गौर से सुनिए, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी तो बनाना ही बनाना है ना, है जी, या नहीं बनाना? सर इक्वालिटी तो बनाना होता है। यहां जस्ट A लिख दूं, या जस्ट E लिख दूं, या जस्ट I लिख दूं, तो सारी मैथ्स खराब नहीं हो जाएगी कि सर F नेट A के बराबर तो नहीं है, या F E के बराबर तो नहीं है, या V I के बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज एक्स्ट्रा ले आए तो दोनों साइडें। कैसे? इधर क्या लें एक्स्ट्रा? सर इधर कांस्टेंट के तौर पर क्या लें, M, इधर कांस्टेंट के तौर पर क्या लें, R, इधर कांस्टेंट के तौर पर ले आए K। तो हाँ अब ठीक है जी, अब फार्मूला बन गया। खैर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको बात समझ आ गई होगी। करें अभी क्या करें, क्या उधर आए, वापस आए। मैंने इस K का नाम क्या रखा, यहां तो कांस्टेंट में वैसे ही पता है, इसका कांस्टेंट कौन है, मैथ्स। सर अब मैथ्स को क्या पढ़ाएंगे आप? हाँ मैथ्स के बारे में एक चीज पढ़ी आपने वैसे, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, कुछ याद आ रहा है? अजीब सा एक जुमला पढ़ा था हमने, कोई इनर्शिया है, खैर खड़े में गया, मैं नहीं पढ़ा रहा अभी। यहां भी कुछ आर के बारे में कुछ पढ़ा होगा, सर जी पता नहीं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब या रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, कुछ ऐसा हमने पढ़ा होगा। अब उसका मतलब सही तरह पता है कि नहीं पता, टेस्ट में मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और यहां क्या है, यहां भी कोई कांस्टेंट है, नाम उसका क्या है, उसका मैं सिंबल चेंज नहीं कर रहा, और एक और नाम भी है, सिर्फ के नहीं, के तो उसका सिंबल है, नाम क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट। ये प्योरली किस बात पर अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हम स्प्रिंग्स पर अप्लाई करेंगे, और इस कांस्टेंट का नाम क्या रखेंगे, स्प्रिंग्स कांस्टेंट, और इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, सुने जरा गौर से, मेक के द सब्जेक्ट जी, के विल बी इक्वल टू क्या देन, ई वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, के विल बी इक्वल टू क्या, एफ ओवर ई, के विल बी इक्वल टू क्या, एफ ओवर ई। जिनको वहां नजर नहीं आ रहा मैं उनके लिए यहां लिख देता हूं जी, मैंने वहां पे भी ऐसा स्प्रिंग बनाया है, फिर वहां क्या लिखा है जी, फोर्स अप्लाइड, और एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ई है, एफ इज इक्वल टू के ई है, के को भाई क्या बोला, ये है वो हमारा कौन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाम इसका क्या रखा हमने, नाम रखा हुआ है स्प्रिंग्स, क्या, स्प्रिंग्स कांस्टेंट। और अब मैं क्या चाहता हूं, इसको सब्जेक्ट बनाना, के इज इक्वल टू क्या, एफ ओवर ई। तो दोनों कॉलम्स बराबर हो गए होंगे, हुए कि नहीं हुए बच्चों, प्लीज बताइए, क्या दोनों कॉलम्स बराबर हो गए? अच्छा, अब अगर कॉलम्स बराबर हो गए हैं तो अब एक सवाल लिखेंगे आप, क्या, डिफाइन व्हाट, डिफाइन स्प्रिंग्स कांस्टेंट। क्या जनाब साहब, लिखिए जी, डिफाइन क्या, डिफाइन स्प्रिंग्स कांस्टेंट, डिफाइन स्प्रिंग्स कांस्टेंट। कैसे डिफाइन करूं, आप फॉर्मूला देके डिफाइन कर सकते हैं। के का नाम क्या है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट, इक्वल्स टू, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ऊपर क्या है, फोर्स अप्लाइड, नीचे क्या है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या लिखूं कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज डिफाइंड एज क्या, या रेट, या रेशो लिखूं, रेट लिखूं, बल्कि एक और लफ्ज भी होता है वो डिवीजन के लिए, कोशेंट, क्या, एक और लफ्ज भी होता है, एक तो रेट होता है, एक रेशो होता है, और एक और क्या होता है, डिवाइड। तो बहुत ऑर्डिनरी है ना, डिवाइड तो बिल्कुल ही सिंपल है, डिवीजन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मैं डिवीजन नहीं कहूंगा, पता क्या कहूंगा, कोशेंट, क्या, ताकि आपको ये वर्ड भी, क्योंकि रेशो का वर्ड भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है हमने, रेट का वर्ड भी बहुत दफा हमने कहीं ना कहीं बोला हुआ है। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं, QUOTIENT, डिवीजन को क्या बोलते हैं, कोशेंट। तो क्या करें जी, पहले ये फॉर्मूला ऐसे लिखें, पहले डेफिनेशन में ये वाली डेफिनेशन लिखें, फिर अंग्रेजी में लिखवाता हूं। आई होप आपको मालूम है कि अगर हम फॉर्मूले को
प्रॉपर वर्ड्स में लिख दें तो भी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। डेफिनेशन के लिए जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी के जुमले ही लिखने हैं, ऐसे भी ये तो नहीं है डेफिनेशन। ये क्या है? ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। क्यों? प्रॉपर वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो अगर प्रॉपर वर्ड्स में स्टेटमेंट बनी होगी तो क्या होगा? वो प्रॉपर डेफिनेशन होगी। लेकिन आप अंग्रेजी भी लिख देते हैं यार, लिखें यार, स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द कोशेंट QUOTI, क्या होंगे स्पेलिंग्स? कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट is defined as the quotient किधर है? QUOTIENT, quotient of क्या? Of the force applied, to the क्या? Force applied to the extension produced, in the क्या? In the spring. Force applied to the extension produced in the spring. I hope आपको पता चल गया क्वोशेंट किसको कहते हैं। जरा प्लीज पेज के हेड पे जाएं। क्वोशेंट का मतलब लिखें वहां पे। क्वोशेंट इज द डिवीजन, क्वोशेंट इज द क्या? डिवीजन। क्वोशेंट इज द डिवीजन ऑफ क्या? ऑफ any two क्या? any two values या any two factors या any two quantities या any two things, any two whatever ये रहा। क्वोशेंट इज द डिवीजन। लो भाई, किसको मसला तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? हाँ, एक मसला रह गया कि सर अगर कोई नई क्वांटिटी आप बनाते हैं तो नई क्वांटिटी का क्या बनाना चाहिए? फार्मूले के साथ साथ यूनिट्स भी बना लेनी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? यूनिट्स भी बना लेनी चाहिए। जनाब साहब बताएं इसकी क्या यूनिट्स बताओ। डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ऊपर क्या है? फोर्स की यूनिट क्या होगी? नीचे क्या है? एक्सटेंशन, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो लिखिए जी, इट्स SI यूनिट इज क्या? इट्स SI यूनिट इज क्या जनाब साहब? ऊपर न्यूटन, नीचे मीटर, न्यूटन पर मीटर। जहां भी फॉर्मूला था बेशक फॉर्मूले के सामने लिख दें, जहां आपने फॉर्मूला निकाला है उसके सामने लिख दें, जहां फॉर्मूला निकाला है उसके सामने लिखें कि इट्स SI यूनिट इज किसका फॉर्मूला भाई? K को सब्जेक्ट बना के, K को सब्जेक्ट बनाने के बाद लिखना है। K किधर सब्जेक्ट बनाया है? जहां K को सब्जेक्ट बनाया उसके सामने लिखें, जहां K को सब्जेक्ट बनाया वहां लिखें इट्स SI यूनिट इज क्या? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन ऊपर, मीटर नीचे, न्यूटन पर मीटर। और अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। जी पुत्र, हो तो सकता है लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं बस इतना काफी है। सो जी, डेल्टा L को भी कहते हैं। ये जनाब साहब वो कहते हैं सर क्या एक्सटेंशन के लिए आप E की जगह कुछ और सिंबल यस यूज कर सकते थे? क्या? डेल्टा L, L2 - L1 या LF - LI। ये कि मैंने क्या बोला है? मैंने एक्सटेंशन को एक्सटेंशन बोला है तो E का सिंबल दूंगा। क्या सिंबल दे रहा हूं जी? E का सिंबल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उस चेंज इन लेंथ का नाम क्या रखा है मैंने? उसका नाम पूरा रख दिया। उसको चेंज इन लेंथ तो नहीं बोला, उसको इंक्रीज इन लेंथ भी नहीं बोला, क्या बोला? उसको एक्सटेंशन बोला है, तो E सिंबल होना चाहिए। ठीक है, कोई एतराज नहीं होना चाहिए वैसे इस बात से। बहरहाल बेटा जी क्या बात हो रही है, प्लीज गौर से सुनिए। टॉपिक चल रहा है हमारा इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। फोर्स का इफेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सटेंशन वाला इफेक्ट। किसके ऊपर हो रहा है ये एक्सटेंशन वाला इफेक्ट? स्प्रिंग के ऊपर हो रहा है एक्सटेंशन वाला इफेक्ट। क्या आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या पैदा होता है? एक्सटेंशन पैदा होती है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाते हैं क्या होता है? उतनी ज्यादा एक्सटेंशन पैदा होती है। तो फोर्स और एक्सटेंशन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम क्या है? स्प्रिंग्स कांस्टेंट। उस स्प्रिंग कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा? K = F/E हो जाएगा। F/E में से यूनिट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर न्यूटन, नीचे न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? द डिवीजन ऑफ क्या? फोर्स अप्लाइड टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, या द रेशियो ऑफ क्या? फोर्स अप्लाइड टू द, या क्या? या रेट ऑफ क्या? फोर्स अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्सटेंशन, या फिर आसान क्या था, कोशेंट। ना मैंने डिवीजन बोला, ना मैंने रेशो बोला, ना मैंने रेट बोला, मैंने क्या बोल दिया है, कोशेंट बोल दिया है, वो भी डिवीजन ही होती है। योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ के ही होता है, इसका के ही सिंबल है। बातें नहीं करो बेटे, बातें नहीं करें, बातें नहीं करें। एक मसला रह गया वैसे, क्या मसला रह गया, विद इन द इलास्टिक लिमिट लिखने वाला मसला रह गया। ये जो मसला है ना विद इन द इलास्टिक लिमिट, इस मसले को क्या करेंगे, आई थिंक इस मसले को हमें कल के लेक्चर में डिस्कस करना चाहिए कि ये इलास्टिक लिमिट का मसला क्या है। जी